क्लाइन मोरेट्टी की आंख खुलती है, लेकिन जागने का एहसास बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। ये कोई सपना टूटने जैसा मोमेंट नहीं है, ना ही अचानक नींद से उठने जैसा झटका। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग कहीं और था और अब उसे जबरदस्ती वापस खींच लिया गया हो। कुछ सेकंड्स तक क्लाइन हिलता नहीं है। वो जानबूझकर नहीं रुकता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसे उठना चाहिए या नहीं। उसका शरीर बिस्तर पर है, ये बात क्लियर है, लेकिन उसका मैं अभी पूरी तरह इस शरीर के अंदर वापस नहीं आया है। उसके अंदर पहला फीलिंग डर का नहीं होता, ये घबराहट भी नहीं होती। ये एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कुछ बहुत बेसिक चीज गलत हो, लेकिन वो समझ ही ना पा रहा हो कि गलत क्या है। उसके दिमाग में कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनता, बस एक भारी सा प्रेशर महसूस होता है जो ये कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है। क्लाइन अपनी आंखें पूरी तरह खोलता है और छत की तरफ देखता है। लकड़ी की बीम्स दिख रही हैं, थोड़ा पीला सा रंग, सिंपल डिजाइन, कुछ भी मॉडर्न नहीं है। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है। ये छत उस छत जैसी नहीं है जिसे वो जानता था। ये कमरा उस जगह जैसा नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। और यहीं पहली बार उसके अंदर एक क्लियर थॉट आता है, ये मेरी दुनिया नहीं है। क्लाइन धीरे धीरे उठकर बैठता है। जैसे ही वो बैठता है, बिस्तर से लकड़ी की हल्की सी आवाज आती है। आवाज सॉलिड है, क्लियर है, रियल है। ये सपना नहीं हो सकता। सपनों में चीजें इतनी भारी और स्टेबल फील नहीं होती। वो अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने उठाकर देखता है। उंगलियां लंबी हैं, स्किन टोन थोड़ी अलग है और नाखून साफ सुथरे तरीके से कटे हुए हैं। ये सब उसकी यादों से मैच नहीं करता। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, फिर खोलता है। मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ है, शरीर पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। फिर भी एक अजीब सी डिस्टेंस महसूस होती है, जैसे ये हाथ उसके कहने पर चल तो रहे हों, लेकिन फिर भी उसके अपने ना हों। उसके दिमाग में एक सीधा सा लेकिन काफी डिस्टर्बिंग थॉट आता है, मैं इस शरीर को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं लगता। उसका दिल तेज धड़कने नहीं लगता, उसकी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। वो पैनिक नहीं करता, वो बस रुक जाता है। क्लाइन का नेचर ही ऐसा है, जब उसे कुछ समझ नहीं आता वो पहले ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट बाद में। वो हमेशा पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो कमरे में चारों तरफ नजर घुमाता है। एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी है, उस पर कागजों का ढेर है। एक सिंपल से लैंप रखा हुआ है। दीवार पर एक कोट लटक रही है। कमरा एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी का लगता है, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, बस बेसिक चीजें। फिर भी क्लाइन को एक बहुत अजीब सा एहसास होता है। ये कमरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने खास उसके लिए बनाया हो, लेकिन उसकी चॉइस पूछे बिना, जैसे किसी और ने उसकी जिंदगी का डिसीजन ले लिया हो। ये फर्क बहुत छोटा है, इतना छोटा कि ज्यादा लोग नोटिस भी ना करें, लेकिन क्लाइन इसे क्लियरली फील करता है। और इसी फर्क से उसे समझ आ जाता है कि ये जिंदगी उसने खुद डिजाइन नहीं की। कुछ देर बाद क्लाइन बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में लगे मिरर की तरफ जाता है। मिरर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, मिरर एक टेस्ट है। अगर मिरर में वही चेहरा दिखा जो उसके दिमाग में है, तो शायद सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए। शायद ये सब सिर्फ कोई अजीब सा इल्यूजन हो। लेकिन जैसे ही वो मिरर में देखता है, उसकी सारी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं। मिरर में जो चेहरा दिख रहा है वो उसका नहीं है। ये चेहरा उस चाइनीज लड़के का नहीं है जिसकी यादें उसके दिमाग में है। चेहरे की शेप अलग है, नोज अलग है और स्किन का कलर भी अलग है। ये एक यूरोपियन लड़के का चेहरा है, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा सीरियस और बिल्कुल अनजान। क्लाइन रिफ्लेक्स में अपना पुराना नाम सोचता है। नाम उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली आता है, लेकिन जैसे ही वो उस नाम को इस चेहरे के साथ मैच करने की कोशिश करता है, कुछ भी फिट नहीं होता। नाम और चेहरा एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके दिमाग में एक नया नाम उभरता है। ये नाम इस चेहरे से जुड़ा हुआ है, इस कमरे से जुड़ा हुआ है और इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्लाइन मोरेट्टी। नाम अजनबी लगता है, लेकिन साथ ही काफी नेचुरल भी, जैसे ये नाम पहले से ही यही था, बस उसे अब याद आया हो। यहीं पे क्लाइन को पहली बार रियल फियर फील होता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कहाँ है, अब सवाल ये है कि वो है कौन। अगर ये चेहरा उसका नहीं है, अगर ये नाम उसका पहले का नहीं था, तो फिर जो वो पहले था उसका क्या हुआ? उसके दिमाग में दो जिंदगियां टकराने लगती हैं। एक मॉडर्न दुनिया की यादें, एक अलग लैंग्वेज, एक अलग कल्चर, और दूसरी तरफ इस दुनिया की यादें, इस घर का लेआउट, इस शरीर की आदतें। ये यादें एक दूसरे को मिटाती नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। और ये बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्लाइन समझ जाता है कि वो किसी और के शरीर में बंद नहीं हुआ है, वो किसी और की जिंदगी में फंस गया है, और इस जिंदगी को बाहर की दुनिया पहले से एक्सेप्ट कर चुकी है। यही क्लाइन अपने लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। वो पैनिक नहीं करेगा, वो बिना समझे सवाल नहीं पूछेगा, वो तब तक नॉर्मल बिहेव करेगा जब तक उसे ये समझ ना आ जाए कि ये दुनिया कैसे काम करती है। क्योंकि अगर उसने अभी गलत रिएक्शन दे दी, अगर वो थोड़ा भी अलग बिहेव कर गया, तो हो सकता है ये दुनिया उसे नोटिस कर ले। और क्लाइन को अंदर ही अंदर ये बात क्लियर महसूस होती है कि इस दुनिया में नोटिस किया जाना शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है। क्लाइन मोरेट्टी मिरर से नजर हटा लेता है, लेकिन मिरर का रिफ्लेक्शन उसके दिमाग से हटा नहीं पाता। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद ये सब सिर्फ कंफ्यूजन है, लेकिन उसके अंदर एक बात क्लियर होती जा रही है, ये कंफ्यूजन नॉर्मल नहीं है। वो वापस बिस्तर पर बैठ जाता है। इस बार बैठते हुए उसे लकड़ी की आवाज याद नहीं रहती, क्योंकि उसका दिमाग किसी और चीज में अटक चुका है। उसके दिमाग के अंदर दो अलग अलग जिंदगियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी की यादें हैं, मॉडर्न शहर, मॉडर्न लैंग्वेज, एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और लॉजिक ही सब कुछ डिसाइड करते थे।
वहां उसका एक नाम था, एक पहचान थी और एक क्लियर पास्ट था। और दूसरी तरफ इस जिंदगी की यादें हैं, क्लाइन मोरेटी की यादें, इस घर का लेआउट, इस कमरे की फेमिलियरिटी और इस शरीर की आदतें। सबसे अजीब बात यह है कि ये यादें एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं, ना ही एक दूसरे को इरेज कर रही हैं। दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे दोनों को रहने की इजाजत मिल गई हो। और यहीं क्लाइन को पहली बार ये ख्याल आता है कि शायद वो बॉडी स्वैप में नहीं फंसा है, वो किसी और के शरीर में बंद नहीं हुआ है, वो किसी और की जिंदगी को कंटिन्यू कर रहा है। इस थॉट से उसे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है, लेकिन साथ ही एक नया डर भी। अगर वो इस जिंदगी को कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया उसे क्लाइन मोरेटी ही समझती रहेगी, और अगर दुनिया उसे क्लाइन समझ रही है तो उसे भी क्लाइन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। क्लाइन अपनी आंखें बंद करता है और अपनी यादों को एक एक करके चेक करता है। वो जानबूझकर अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को साइड में रखता है और इस जिंदगी की यादों पर फोकस करता है। वो नोटिस करता है कि उसे इस शहर का नाम पता है, उसे पता है कि ये जगह टिंगन सिटी कहलाती है, उसे पता है कि कौन से एरिया में कौन सा चर्च है, कौन से रास्ते सेफ माने जाते हैं और कौन से एरियाज में जाना लोग अवॉइड करते हैं। ये सब जानकारी उसके दिमाग में नेचुरली मौजूद है, जैसे ये हमेशा से वहां थी। इस रियलाइजेशन से क्लाइन को थोड़ा सा कंट्रोल महसूस होता है, कम से कम वो पूरी तरह ब्लैंक नहीं है। लेकिन फिर एक और थॉट आता है, अगर उसे इस दुनिया के बारे में इतना कुछ नेचुरली पता है तो फिर उसे ये कैसे याद नहीं कि वो यहाँ आया कैसे। क्लाइन इस गैप को फील करता है। ये कोई छोटा गैप नहीं है, ये पूरा एक मिसिंग पेज जैसा लगता है। और LOTM की दुनिया में मिसिंग पेजेस अक्सर डेंजरस होते हैं। वो खुद से एक और सवाल पूछता है, क्या इस शरीर के असली ओनर को भी ये यादें मिसिंग लग रही होती, या फिर जो असली क्लाइन था वो भी किसी मोमेंट पर इसी तरह कंफ्यूज हुआ होगा। इस थॉट पर क्लाइन थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि अगर पहले भी ऐसा कुछ हुआ था तो इसका मतलब है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वो अपनी सांस नॉर्मल रखता है और खुद को याद दिलाता है कि अभी कंक्लूजन्स पर पहुंचना सबसे गलत चीज होगी। क्लाइन को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उसे सिर्फ अपनी पुरानी सोच पर रिलाई नहीं करना होगा, उसे इस जिंदगी के रूल्स भी सीखने पड़ेंगे। वो अपनी नजर कमरे की छोटे छोटे डिटेल्स पर डालने लगता है, कागजों पर लिखे वर्ड्स, बुक्स के टाइटल्स और कमरे के कॉर्नर्स में रखी चीजें। वो चेक करता है कि उसे ये सब चीजें पहचान में आ रही हैं या नहीं, और हर बार जवाब हाँ होता है। इसका मतलब ये है कि क्लाइन मोरेटी की मेमोरीज इंटैक्ट हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनके ऊपर किसी और की मेमोरीज भी आ चुकी हैं। क्लाइन अपनी पुरानी जिंदगी और इस जिंदगी के बीच एक मेंटल बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश करता है। वो खुद से डिसाइड करता है कि जब तक जरूरी ना हो वो अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचेगा ही नहीं। ये डिसीजन उसे थोड़ा सा स्टेबल फील कराता है। फिर उसे एक और बात याद आती है, इस जिंदगी में उसका एक परिवार भी है। सिर्फ एक नाम नहीं, सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि लोग जो उसे रोज देखते हैं, जो उससे बात करते हैं और जो उसे क्लाइन ही समझते हैं। और ये सोचकर ही उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। क्लाइन समझ जाता है कि इस दुनिया में उसके लिए सबसे पहला टेस्ट उसका परिवार होगा। अगर वो अपने घर में नॉर्मल रह पाता है तो शायद वो बाहर भी नॉर्मल रह पाएगा, और अगर वो यहीं फेल हो गया तो बाहर का रिजल्ट और भी खतरनाक होगा। वो अपने दिमाग में एक सिंपल सा लॉजिक सेट करता है, जितना कम बोलेगा उतना कम गलत बोलेगा, जितना कम रिएक्ट करेगा उतना कम नोटिस होगा। ये कोई हीरोइक माइंडसेट नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल है। क्लाइन को ये भी समझ आता है कि इस दुनिया में लॉजिक और रैशनल थिंकिंग जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलती। यहीं से उसके अंदर एक और रियलाइजेशन बनती है, अगर इस दुनिया में कुछ सुपरनैचुरल या एबनॉर्मल है तो वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता होगा। ऐसी चीजें छुपाई जाती हैं, इग्नोर की जाती हैं, या फिर क्वाइटली डील की जाती हैं। और जो लोग ओपनली सवाल पूछते हैं वो ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहते। ये थॉट क्लाइन के दिमाग में डीप रजिस्टर हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि जब तक उसे पूरी तस्वीर समझ में नहीं आ जाती वो सिर्फ एक रोल प्ले करेगा, क्लाइन मोरेटी का रोल। इस रोल में उसे अपनी पुरानी जिंदगी का कोई रेफरेंस यूज नहीं करना है, उसे सिर्फ वही कहना है जो क्लाइन के लिए नॉर्मल होगा। ये डिसीजन लेने के बाद ही उसके दिमाग का थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। वो खुद से एक बात क्लियर कर लेता है, ये जिंदगी टेम्पररी नहीं लग रही, ये कोई सपना नहीं लग रहा, और अगर ये परमानेंट है तो उसे इसके साथ जीना सीखना होगा। कंट्रोल अपने रिएक्शंस पर, कंट्रोल अपनी क्यूरियोसिटी पर, और कंट्रोल इस अर्ज पर कि सब कुछ तुरंत समझ लिया जाए। क्लाइन मोरेटी के लिए ये कंट्रोल ही पहली रियल सर्वाइवल स्किल बनने वाली है। क्लाइन अपने कमरे के अंदर खड़ा है, लेकिन उसका दिमाग अब भी मिरर के सामने अटका हुआ है। उसका चेहरा बदल चुका है, नाम बदल चुका है, और शायद पूरी जिंदगी भी। लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कौन बन गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब उसे बाहर जाना है। कमरे के बाहर जिंदगी चल रही है। वो सुन सकता है बर्तनों की हल्की आवाज, किसी के चलने की आहट, सुबह के रूटीन के साउंड्स।
ये आवाज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और इसी वजह से ये आवाज़ें उसके लिए थोड़ी स्कैरी भी हैं। क्लाइंट समझ जाता है कि जब तक वो इस कमरे में बंद है तब तक वो सेफ है। यहाँ कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा, यहाँ वो गलती कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा, हर छोटी सी चीज़ टेस्ट बन जाएगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़, उसके शब्द, सब कुछ। वो दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है। दरवाज़ा बंद है, नॉर्मल लकड़ी का दरवाज़ा। क्लाइंट अपना हाथ दरवाजे पर रखता है। लकड़ी ठंडी लगती है, सॉलिड लगती है। ये रियल दुनिया है, कोई इल्यूजन नहीं। उसके दिमाग में एक सिंपल सा थॉट आता है, अब जो भी होगा यहीं से होगा। वो दरवाज़ा खोलता है और कमरे से बाहर निकलता है। बाहर आते ही सबसे पहले जो चीज़ उसे हिट करती है वो है नॉर्मल सी। घर बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे रोज़ लगता होगा। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं। और ये नॉर्मल सी ही उसके लिए प्रेशर बन जाती है। इस घर में 3 लोग रहते हैं। ऑडियंस के लिए क्लियर करना ज़रूरी है। बेंसन मोरेटी, क्लाइंट का बड़ा भाई, तीनों भाई बहन में सबसे बड़ा। जॉब करता है, घर का खर्चा चलाता है और ज़्यादातर अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डूबा रहता है। मेलिसा मोरेटी, क्लाइंट की छोटी बहन, तीनों में सबसे छोटी, प्रैक्टिकल, शार्प और घर के डेली रूटीन को सबसे पहले नोटिस करने वाली। और बीच में क्लाइंट मोरेटी, जो अब इस घर का हिस्सा है लेकिन अंदर से बिल्कुल नया इंसान। क्लाइंट धीरे धीरे कॉमन एरिया की तरफ बढ़ता है। उसके कदम नॉर्मल हैं, चलने का स्टाइल नॉर्मल है, कम से कम उसे ऐसा लगता है। उसकी नज़र मेलिसा पर पड़ती है। मेलिसा किचन के पास खड़ी है। वो किसी काम में बिजी है। फिर वो क्लाइंट की तरफ देखती है, सिर्फ एक नॉर्मल नज़र, न ज़्यादा देर तक, न ज़्यादा अटेंशन के साथ। और यहीं क्लाइंट के अंदर एक हैवी रियलाइजेशन आता है। मेलिसा उसकी छोटी बहन है। वो रोज़ उसे देखती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब जानती है। अगर किसी को सबसे पहले नोटिस करना चाहिए था कि क्लाइंट बदल गया है तो वो मेलिसा होनी चाहिए थी। लेकिन मेलिसा के चेहरे पर कुछ भी अलग नहीं है। ये थॉट क्लाइंट के लिए रिलीफ भी है और वार्निंग भी। रिलीफ इसीलिए क्योंकि शायद वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ। वार्निंग इसीलिए क्योंकि अगर बदलाव इतना गहरा है कि दिख ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये बदलाव परमानेंट है। मेलिसा कैजुअली कुछ बोलती है, रोज की तरह। क्लाइंट जवाब देता है। वो अपनी आवाज पर ध्यान देता है। टोन नॉर्मल है, सेंटेंस लेंथ नॉर्मल है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात क्लियर होती जा रही है, ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक्टिंग है। वो सिर्फ बोल नहीं रहा, वो क्लाइंट बन रहा है। इसी बीच बेंसन वहां से गुजरता है। बेंसन सुबह के टाइम थोड़ा स्ट्रेस लगता है। उसके चेहरे पर जॉब और फ्यूचर का प्रेशर दिखता है। वो क्लाइंट को देखता है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। वो रुकता नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता, बस अपने काम में आगे बढ़ जाता है। और क्लाइंट इस मोमेंट को नोटिस करता है। बेंसन का उसे इग्नोर करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये रूटीन है, और रूटीन ही इस घर का सबसे बड़ा शील्ड है। क्लाइंट समझ जाता है कि जब तक वो इस रूटीन का हिस्सा बना रहेगा तब तक वो सेफ रहेगा। लेकिन इस सेफ्टी की एक कॉस्ट है। उसे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। एक भी गलत रिएक्शन, एक भी गलत वर्ड और ये नॉर्मल सी टूट सकती है। क्लाइंट अपने दिमाग में कंक्लूजन ड्रॉ करता है। इस घर में उसका पहला मिशन सिर्फ इतना है, नॉर्मल रहना। सच जानने का टाइम बाद में आएगा, सवाल पूछने का टाइम बाद में आएगा। अभी सिर्फ एक काम है, एक्ट करना, ऑब्जर्व करना और सर्वाइव करना। क्लाइंट मोरेटी के लिए घर अब कंफर्ट नहीं है, घर अब पहला टेस्टिंग ग्राउंड है। क्लाइंट फैमिली के साथ नॉर्मल बिहेव करने के बाद धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आता है। बाहर वो सेफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है उसका शरीर थोड़ा रिलैक्स करता है। ये पहली जगह है जहां वो एक्टिंग नहीं कर रहा। कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। टेबल, चेयर, बुक्स, लैंप, सब कुछ अपनी जगह पर। और फिर उसकी नज़र एक चीज पर जाकर रुक जाती है, एक पुरानी डायरी। ये डायरी किसी ड्रामेटिक तरीके से सामने नहीं आई थी, ना किसी सीक्रेट ड्रॉअर से, ना किसी लॉक्ड बॉक्स से, बस वहां पाई हुई थी। और इसी वजह से ये और ज्यादा अनसेटलिंग लगती है। क्लाइंट डायरी की तरफ तुरंत नहीं बढ़ता, वो पहले उसे दूर से देखता है, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कि उसे इस चीज के करीब जाना भी चाहिए या नहीं। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये यहाँ पहले भी थी या मैं अब नोटिस कर रहा हूँ। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरी पहले से यहीं थी तो इसका मतलब है कि क्लाइंट मोरेटी की जिंदगी में ये चीज नॉर्मल थी, और अगर ये नॉर्मल थी तो फिर इसमें लिखा हुआ भी शायद इस दुनिया के लिए नॉर्मल हो। और ये पॉसिबिलिटी ही क्लाइंट को अनकंफर्टेबल कर देती है। वो आगे बढ़ता है और डायरी को उठाता है। डायरी का वेट नॉर्मल है,
ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्की। कवर थोड़ा घिसा हुआ है, जैसे इसे काफी बार हाथ लग चुका हो। पेजेस के किनारे थोड़े मुड़े हुए हैं। ये कोई नई डायरी नहीं है। क्लाइंट डायरी को तुरंत खोलता नहीं, वो पहले उसे पलट पलट कर देखता है। कवर पर कोई टाइटल नहीं लिखा, कोई नाम नहीं। ये अनोनिमिटी भी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। वो डायरी खोलता है। पहला पेज देखते ही उसे एक चीज क्लियर हो जाती है, लिखावट अनइवन है। कहीं शब्द तेज लिखे गए हैं, कहीं रुक रुक कर, कहीं लाइन सीधी नहीं है। ये किसी शांत आदमी की हैंडराइटिंग नहीं है। क्लाइंट हिस्टोरियन है, वो जानता है कि हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का तरीका नहीं होती, वो लिखने वाले की मेंटल स्टेट दिखाती है। और जो भी इस डायरी को लिख रहा था वो स्टेबल नहीं लगता। क्लाइंट पेजेस पलटने लगता है। शुरू के कुछ पेजेस में अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं, रैंडम ऑब्जर्वेशंस, डिस्कनेक्टेड थॉट्स। कुछ सेंटेंसेस का कोई क्लियर मतलब नहीं निकलता, कुछ चीजें बिल्कुल नॉनसेंस लगती हैं। और इसी वजह से क्लाइंट थोड़ा रिलैक्स करता है, शायद ये किसी पागल आदमी की डायरी है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आता है, उसका हिस्टोरियन इंस्टिंक्ट अलर्ट हो जाता है। पागल लोग भी पैटर्न फॉलो करते हैं और यहाँ पैटर्न्स दिख रहे हैं। क्लाइंट धीरे धीरे पढ़ना स्लो कर देता है। वो अब स्किम नहीं कर रहा, वो पढ़ रहा है। और तब वो एक लाइन पर रुक जाता है, दे आर ऑल एक्टर्स। ये लाइन सिंपल है, शॉर्ट है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सा वेट है। क्लाइंट इस लाइन को दोबारा पढ़ता है, फिर तीसरी बार। एक्टर्स। एक्टर्स का मतलब क्या है? एक्टर्स हमेशा स्टेज पर होते हैं। स्टेज का मतलब होता है ऑडियंस, और ऑडियंस का मतलब होता है देखना। डायरी यहाँ रुक जाती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, जैसे लिखने वाला एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जो पढ़ रहा है वो ऑलरेडी जानता है। ये अजम्पशन ही सबसे डेंजरस लगती है। क्लाइंट डायरी बंद कर देता है। वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं करता, उसके हाथ डायरी पर ही टिके रहते हैं। उसके दिमाग में एक थॉट घूमता है, अगर ये सब बकवास होता तो इतना स्पेसिफिक क्यों होता? और अगर ये स्पेसिफिक है तो फिर सवाल ये नहीं बचता कि डायरी सही है या गलत, सवाल ये बचता है ये किस बारे में है। क्लाइंट डायरी को फिर से खोलता है। इस बार वो नेक्स्ट पेजेस पढ़ता है। एक और लाइन सामने आती है, डू नॉट स्टॉप ऑब्जर्विंग। ये एडवाइस नहीं लगती, ये वार्निंग लगती है। टोन काम नहीं है, टोन डेस्परेट है, जैसे लिखने वाला जानता हो कि अगर ऑब्जर्वेशन रुकी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इस लाइन के बाद क्लाइंट डायरी बंद कर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस डायरी को अभी पूरा नहीं पढ़ेगा। ये क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं है, ये सेफ्टी का सवाल है। क्लाइंट को अब एक चीज क्लियर लगने लगती है, इस दुनिया में नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज रिस्क है। जितना ज्यादा जानते हो उतना ज्यादा एक्सपोज होते हो, और शायद इसी वजह से जो भी इस डायरी को लिख रहा था वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गया। क्लाइंट डायरी को छुपा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डेंजरस चीज छुपाई जाती है, ना कि कोई ट्रेजर। इस दुनिया में सच एक गिफ्ट नहीं लगता, ये एक ट्रैप लगता है, और क्लाइंट मोरेटी ने अभी अभी पहली बार इस ट्रैप की झलक देखी है। डायरी को छुपा देने के बाद भी क्लाइंट का दिमाग शांत नहीं होता। कमरा वही है, चीजें वही हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर बदल चुका है। जैसे कमरा अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया हो जहां हर चीज ऑब्जर्व की जा रही हो। क्लाइंट चेयर पर बैठ जाता है। वो कोई हीरोइक पोज नहीं लेता, ना ही ड्रामेटिक सोच में डूबता है, बस बैठता है और सांस को नॉर्मल रखता है। उसके लिए ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ था वो रिएक्शन था, अब जो होगा वो डिसीजन होगा। क्लाइंट अपने दिमाग में डायरी की लाइंस को दोबारा लाता है, दे आर ऑल एक्टर्स, डू नॉट स्टॉप ऑब्जर्विंग। ये लाइंस उसके दिमाग में एको करती रहती हैं, लेकिन वो इन्हें डिकोड करने की जल्दी नहीं करता। उसे एक बात क्लियरली समझ आ रही है, ये डायरी कैजुअल चीज नहीं है, और जो भी इसे लिख रहा था वो सिर्फ पागल नहीं था। क्लाइंट हिस्टोरियन है, उसकी ट्रेनिंग उसे सिखाती है कि हर डॉक्यूमेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना होता है, और यहाँ कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। और LOTM की दुनिया में मिसिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डेंजर। वो खुद से एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर मैं गलत कंक्लूजन पर पहुंच गया तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब वो इमेजिनेशन से नहीं देता, वो लॉजिक से देता है। अगर वो गलत कंक्लूजन पर पहुंचता है और उसके हिसाब से एक्ट करता है, तो हो सकता है कोई उसे नोटिस कर ले। और अब तक जो चीज़ें उसने देखी हैं, उनसे ये बात क्लियर है कि इस दुनिया में नोटिस होना सेफ नहीं है। क्लाइंट को धीरे धीरे ये समझ आता है कि यहाँ डेंजर हमेशा लाउड नहीं होता, यहाँ डेंजर अक्सर नॉर्मलसी के पीछे छुपा होता है। फैमिली का नॉर्मल बिहेव करना, शहर का नॉर्मल चलना, लोगों का रूटीन फॉलो करना, ये सब शायद सेफ्टी नहीं है, ये शायद एक मास्क है। और अगर मास्क इतना परफेक्ट है तो जो भी इसके पीछे है वो और भी ज़्यादा डेंजरस होगा। क्लाइंट अपनी चेयर से उठकर कमरे में थोड़ा सा चलने लगता है। वो विंडोज़ की तरफ जाता है, बाहर देखता है। स्ट्रीट नॉर्मल लगती है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं, कोई केओस नहीं। और फिर भी डायरी की एक लाइन उसके दिमाग में वापस आती है, दे आर ऑल एक्टर्स। अगर सब एक्टर हैं तो फिर स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? क्लाइंट इस थॉट को यहीं रोक देता है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये वही पॉइंट है जहाँ क्यूरियोसिटी डेंजर बन जाती है। ये वही जगह है जहाँ लोग ओवरस्टेप कर देते हैं, और इस दुनिया में ओवरस्टेप करना अक्सर लास्ट स्टेप होता है। क्लाइंट वापस चेयर पर बैठ जाता है। वो अपने हाथों को देखता है। ये हाथ उसके कंट्रोल में है, ये शरीर अभी उसके कंट्रोल में है, ये चेहरा दुनिया के लिए नॉर्मल है, और अभी के लिए ये काफ़ी है।
इस थॉट के साथ क्लाइंट अपने लिए पहला क्लियर रूल बनाता है। ये रूल कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई हीरोइक ओथ नहीं है, ये एक सर्वाइवल प्रोटोकॉल है। वो रूल को अपने दिमाग में सिंपल शब्दों में डिफाइन करता है। पहले ऑब्जर्व करो बिना कंक्लूजन निकाले, फिर समझो बिना अजम्पशन के, और जब तक पूरी तस्वीर क्लियर ना हो जाए चुप रहो। क्लाइंट इस रूल को रिपीट नहीं करता, वो इसे लिखता भी नहीं, वो इसे बस एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इस रूल को तोड़ने का मतलब होगा अपने आप को रिस्क में डालना, और अभी वो किसी भी रिस्क के लिए रेडी नहीं है। इस मोमेंट पर क्लाइंट एक और चीज़ रियलाइज़ करता है, ये ज़िंदगी टेम्पररी नहीं लग रही, ये कोई शॉर्ट टर्म नाइटमेयर नहीं है जिससे वो उठ जाएगा, ये रियलिटी लग रही है। और अगर ये रियलिटी है तो उसे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना होगा, उसे सस्टेन भी करना होगा। सस्टेन का मतलब है रूटीन, रूटीन का मतलब है नॉर्मलसी, और नॉर्मलसी का मतलब है मास्क। क्लाइंट समझ जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी एक परफॉर्मेंस बन चुकी है, लेकिन ये परफॉर्मेंस अब लॉस के लिए नहीं है, ये परफॉर्मेंस सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। वो डायरी के बारे में दोबारा सोचता है। अब उसके लिए डायरी ट्रूथ का सोर्स नहीं है, डायरी एक वार्निंग है। एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई ज़्यादा देखने लग जाए, ज़्यादा समझने लग जाए तो उसका क्या हाल हो सकता है। क्लाइंट खुद से साइलेंटली प्रॉमिस करता है वो डायरी पढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं। वो पहले इस दुनिया को समझेगा, इसके रूल्स, इसके लिमिट्स और इसके ब्लाइंड स्पॉट्स, और जब वो रेडी होगा तब वो सच के करीब जाएगा। इस रियलाइजेशन के साथ क्लाइंट मोरेटी का पहला फेज कंप्लीट होता है, अवेकनिंग का फेज। अब आगे जो आने वाला है वो सिर्फ डिस्कवरी नहीं होगा। सुबह का वक्त था, लेकिन क्लाइंट को वो सुबह जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। रूम में रोशनी आ रही थी, पर उस रोशनी में वार्मथ नहीं थी। ये बस एक सिग्नल था, वक्त आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रेडी हो या नहीं। क्लाइंट खड़ा था कोट पहनते हुए, बटन्स एक एक करके बंद कर रहा था बिना जल्दी के। ये कोई फैशन चॉइस नहीं थी, ये एक मेंटल एक्सरसाइज थी। हर बटन के साथ वो खुद को याद दिला रहा था, स्लो, नेचुरल, नॉर्मल। मिरर सामने था, लेकिन वो उसमें ज्यादा देर तक नहीं देखता। अभी मिरर उसका दुश्मन था। ज्यादा देखना मतलब ज्यादा सोचना, और ज्यादा सोचना इस दुनिया में सेफ नहीं लग रहा था। नीचे से आवाज आई, मेलिसा, उसकी छोटी बहन, इस दुनिया में उसकी छोटी बहन। क्लाइंट, लेट हो रहे हो। आवाज नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे रोज होती होगी, और वही बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। क्लाइंट ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, सिर्फ 1 सेकंड, फिर जवाब दिया, बस आ रहा हूं। उसकी आवाज खुद उसके कानों में अनफेमिलियर लग रही थी। एक्सेंट ठीक था, टोन ठीक था, वर्ड्स ठीक थे, पर बोलने वाला अभी भी श्योर नहीं था। वो सीढ़ियां उतरने लगा, हर स्टेप मेजर्ड था, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। नीचे डाइनिंग एरिया में बेंसन बैठा था। बेंसन मोरेटी, उसका बड़ा भाई। बेंसन का पोस्चर रिलैक्स था, न्यूज़पेपर हाथ में, कॉफी सामने। एक रिस्पॉन्सिबल बड़ा भाई जो घर के खर्चे संभालता है, जो रूटीन फॉलो करता है, जो दुनिया के रूल्स मानता है। बेंसन ने ऊपर देखा। क्लाइंट, आज कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहे? इस सवाल में कंसर्न था, लेकिन सस्पिशन नहीं, और क्लाइंट के लिए ये डिफरेंस लाइफ सेविंग था। थोड़ा सा, क्लाइंट ने कहा। नींद ठीक से नहीं आई। ये झूठ नहीं था, पर पूरा सच भी नहीं था, और क्लाइंट ने नोट किया, इस दुनिया में शायद यही सबसे सेफ झूठ होते हैं। मेलिसा टेबल के पास खड़ी थी, ब्रेड का टुकड़ा हाथ में, उसे काटने की कोशिश करती हुई। वो क्लाइंट की तरफ देखती है, सिर्फ एक नॉर्मल नज़र, और फिर उसकी आंखें रुक जाती हैं, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए। लेकिन क्लाइंट नोटिस कर लेता है, वो हेजिटेशन, वो माइक्रोपॉज, जैसे दिमाग कह रहा हो कुछ है, पर क्या। मेलिसा कुछ नहीं बोलती, बस ब्रेड का टुकड़ा प्लेट में रखती है, और क्लाइंट के अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। अगर मेलिसा को भी कुछ लग रहा है, ये थॉट डेंजरस था, इसलिए क्लाइंट उसे पूरा होने से पहले ही रोक देता है। वो चेयर खींच के बैठ जाता है, पोस्चर रिलैक्स्ड रखता है, बेंसन की तरह रूटीन कॉपी करता है। बेंसन न्यूज़पेपर फोल्ड करता है। आज लाइब्रेरी जा रहे हो? लाइब्रेरी, इस दुनिया में क्लाइंट मोरेटी का काम। हिस्ट्री स्टूडेंट, बुक्स, रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स, एक ऐसी जगह जहां ऑब्जर्व करना नॉर्मल माना जाता है। क्लाइंट को ये आयरॉनिक लगता है। हाँ, वो कहता है, लाइब्रेरी ही। बेंसन सेटिस्फाइड लगता है, कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है, और क्लाइंट को समझ आ जाता है, ये लोगों से जज नहीं कर रहे, ये लोगों से टेस्ट नहीं कर रहे, बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस भी एक केज होती है। ब्रेकफास्ट खत्म होता है, बेंसन उठता है, ऑफिस के लिए निकलता है। मेलिसा भी अपना बैग उठाती है, स्कूल। वो जाने से पहले एक बार फिर क्लाइंट को देखती है, इस बार कोई हेजिटेशन नहीं, बस नॉर्मल सी। शायद उसने पहले वाला पॉज भूल गया हो, या शायद उसने उसे एक्सप्लेन कर लिया हो, और क्लाइंट समझ जाता है, लोग अक्सर अपने आप को समझा लेते हैं जब तक तुम उन्हें मजबूर ना करो। दरवाज़ा बंद होता है, घर शांत हो जाता है, क्लाइंट अकेला रह जाता है, और तब पहली बार
वो धीरे से सांस छोड़ता है। ये था उसका पहला टेस्ट और वो पास हो गया था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहला स्किल लड़ना नहीं बल्कि झूठ बोलना है, बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला झूठ। और ये सिर्फ शुरुआत थी। लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद होता है और क्लाइंट को पहली बार दिन में थोड़ी सी राहत महसूस होती है। यहाँ आवाज़ें हल्की होती हैं, फुटस्टेप्स कंट्रोल्ड, लोग धीरे बोलते हैं, जैसे सबको पता हो कि ज़्यादा आवाज़ बनाना रूल के खिलाफ है। ये जगह क्लाइंट को सूट करती है। यहाँ ऑब्जर्व करना सस्पिशियस नहीं होता। वो अपनी सीट पर बैठता है, टेबल स्मूथ है, ठंडी। उसके सामने रजिस्टर पड़ा है नाम लिखने के लिए, क्लाइंट मोरेटी। नाम लिखते वक्त उसकी कलम एक पल के लिए रुकती है, सिर्फ एक पल, फिर वो लिख देता है। नाम अब उसका है, चाहे चेहरा बदला हो, चाहे मेमोरीज उलझी हुई हों। इस दुनिया के रिकॉर्ड्स में ये नाम सॉलिड है और रिकॉर्ड्स पावर रखते हैं। वो शेल्फ के बीच से चलता है। हिस्ट्री सेक्शन, बुक्स अरेंज्ड हैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से, ईयर्स के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से। ऑर्डर का मतलब सेफ्टी होता है, कम से कम सुपरफिशियल लेवल पर। क्लाइंट एक बुक उठाता है, फोलियो साइज, हैवी कवर। उसे पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वर्ड्स उसके दिमाग में सीधे एंटर नहीं करते। वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं देख रहा, वो पैटर्न्स देख रहा है। डेट्स कैसे लिखी गई हैं, इवेंट्स का टोन कैसा है, क्या कुछ ग्लॉस ओवर किया गया है, क्या कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। हिस्ट्री हमेशा पूरी नहीं होती, कभी कभी जो मिसिंग होता है वो लिखे हुए से ज़्यादा बोलता है। उसके पास एक और रीडर बैठता है, मिडिल एज्ड आदमी, क्लोथ्स नीट, एक्सप्रेशन न्यूट्रल। वो क्लाइंट की तरफ नहीं देखता और क्लाइंट भी उसकी तरफ नहीं देखता, पर दोनों अवेयर हैं दूसरा मौजूद है। क्लाइंट को अचानक डायरी की लाइन याद आती है, दे आर ऑल एक्टर्स। इस थॉट को वो तुरंत सप्रेस नहीं करता, इस बार वो इसे टेस्ट करता है। अगर सब एक्टर हैं तो एक्टिंग का रूल क्या है? सिंपल, तुम जब तक स्क्रिप्ट फॉलो करते हो तुम इनविजिबल रहते हो। क्लाइंट अपनी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड रखता है, पेजेस पलटने की स्पीड नॉर्मल, ब्रीदिंग स्टेडी। वो सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ रहा, वो लोगों का बिहेवियर पढ़ रहा है। लाइब्रेरी स्टाफ का पोस्चर, रीडर्स का फोकस, कौन ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठा रहता है, कौन बार बार इधर उधर देखता है। ज़्यादा क्यूरियस लोग डेंजरस होते हैं, यहाँ भी। एक मोमेंट आता है जब क्लाइंट नोटिस करता है किसी शेल्फ में कुछ बुक्स अनयूजुअली ज़्यादा पुरानी हैं, कवर फेडेड, बाइंडिंग्स वीक, और फिर भी वो शेल्फ ऑलमोस्ट अनटच्ड है। लोग उसके पास से गुजर जाते हैं पर रुकते नहीं, क्लाइंट भी रुकता नहीं। ये डेलिब्रेट डिसीजन है। रूल नंबर 1, डोंट स्टैंड आउट। वो एक सेफ बुक उठाता है, जेनरिक हिस्ट्री, ड्राई राइटिंग, परफेक्ट कैमोफ्लैज। टाइम पास होता है, पेजेस फ्लिप होती हैं, सनलाइट एंगल चेंज करता है और क्लाइंट को रियलाइज़ होता है उसका माइंड धीरे धीरे सेटल हो रहा है। पैनिक नहीं, शॉक नहीं, बस कांस्टेंट अलर्टनेस, जैसे किसी ने वॉल्यूम को 0 नहीं पर लो पे सेट कर दिया हो। लाइब्रेरी से निकलते वक्त वो रजिस्टर पर नज़र डालता है, नाम, डेट्स, हैंडराइटिंग सब कंसिस्टेंट है। ये दुनिया पेपर वर्क पे चलती है और जब तक पेपर वर्क तुम्हारे फेवर में है तुम जिंदा रहते हो। बाहर निकलते हुए क्लाइंट एक बार फिर शहर को देखता है। बिल्डिंग सेम है, लोग सेम है, और फिर भी कुछ अलग है। डिफरेंस शहर में नहीं, डिफरेंस उसमें है। वो अब सिर्फ इस दुनिया का पार्ट नहीं है, वो इसका ऑब्जर्वर बन चुका है। और ऑब्जर्वर के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्लाइंट अपने आप को याद दिलाता है, ऑब्जर्व, रिमेंबर, बट डोंट एक्ट। ये कोई हीरोइक मंत्रा नहीं है, ये सर्वाइवल गाइड है। लाइब्रेरी का दिन खत्म होता है, पर क्लाइंट के लिए एक नया फेज शुरू हो चुका है। वो जान चुका है नॉलेज पावरफुल है, पर टाइमिंग उससे भी ज़्यादा। शाम का वक्त धीरे धीरे शहर पर बैठ रहा था, जैसे कोई थकान को यूनिफॉर्म की तरह पहना रहा हो। स्ट्रीट लैंप्स एक एक करके जलने लगे। रोशनी ब्राइट नहीं थी, बस इतनी थी कि लोग अपना रास्ता देख सकें। क्लाइंट घर की तरफ चल रहा था, स्टेप्स स्टेडी, स्पीड एवरेज। लाइब्रेरी के बाद उसका दिमाग थोड़ा क्लियर था, लेकिन क्लैरिटी का मतलब सेफ्टी नहीं होता। क्लैरिटी सिर्फ ये बताती है कि अब तुम्हें पता है किस चीज़ से डरना चाहिए। घर का दरवाज़ा खुलता है, अंदर से आवाज़ आती है, प्लेट्स की हल्की सी खनक, किसी चीज़ को स्टोव पर रखने की साउंड। मलिसा, वो किचन में है, यूनिफॉर्म पहने हुए, होमवर्क का बैग साइड में पड़ा है। क्लाइंट आ गए? उसकी आवाज़ कैजुअल है, बिल्कुल कैजुअल। हाँ, क्लाइंट जवाब देता है, कोट उतारते हुए। उसका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन मोड में आ जाता है। कौन से सवाल आ सकते हैं, कितनी बात करनी है, कितनी अवॉइड करनी है। मलिसा उसकी तरफ देखती है। इस बार कोई हेजिटेशन नहीं, बस फेमिलियरिटी, और वही फेमिलियरिटी डेंजरस है।
वो बैठ जाता है। टेबल पर न्यूज़पेपर पड़ा है, बेनिसन का। हेडलाइन बोल्ड है, शहर की कोई ऑर्डिनरी खबर। क्लाइंट पढ़ता नहीं, बस देखता है। न्यूज़ भी इस दुनिया का एक मास्क है। जो दिखाया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि सब हो। मलिसा प्लेट्स लगाती हुई बोलती है, आज स्कूल में टीचर ने बोला कि कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं, अजीब टाइप का फीवर। उसके बोलने का अंदाज कैजुअल है, गॉसिप जैसा। पर क्लाइंट के हाथ एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, सिर्फ एक सेकंड। फीवर। इस दुनिया में अजीब चीज़ों को लाइटली लेना एक लग्जरी है जो उसके पास नहीं है। अच्छा, वो पूछता है, टोन नॉर्मल? मलिसा नॉट करती है, हाँ, पर शायद सीजनल होगा। सीजनल, एक परफेक्ट वर्ड जो सब कुछ एक्सप्लेन भी करता है और कुछ भी नहीं। क्लाइंट स्माइल करता है, हल्का सा। ये उसका आज का दूसरा झूठ है। डिनर के दौरान बातें छोटी रहती हैं, स्कूल, होमवर्क, बेनिसन के ऑफिस के टाइम। क्लाइंट ज़्यादा बोलता नहीं और ज़्यादा चुप भी नहीं, बैलेंस मेंटेन करता है। उसके दिमाग में एक थॉट बार बार आता है, हर छोटा डिसीजन मैटर करता है। कब स्माइल करनी है, कब रिएक्ट करना है, कब इंटरेस्ट रहना है। गलत जगह पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें स्पॉटलाइट में ला सकता है। डिनर के बाद मलिसा अपने रूम में चली जाती है। होमवर्क। क्लाइंट अपने कमरे में वापस आता है, दरवाज़ा बंद करता है, लॉक नहीं करता। लॉक करना सस्पिशियस होता है। वो चेयर पर बैठ जाता है और तब फाइनली उसकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स करती है, सिर्फ थोड़ी। उसका हाथ ड्रॉअर की तरफ जाता है, वही ड्रॉअर जिसमें नोटबुक छुपी हुई है। वो खोलता नहीं, बस हाथ रख के रुक जाता है। आज नहीं, ये डिसीजन भी एक रूल है। वो खिड़की के पास जाता है, नीचे स्ट्रीट देखता है। लोग घर जा रहे हैं, दिन खत्म हो रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है। और क्लाइंट समझ जाता है, इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ नॉर्मल लगना ही है। बेड पर लेटते हुए वो सीलिंग की तरफ देखता है। नींद आने से पहले एक लास्ट थॉट, अगर छोटी बातें इतनी इम्पोर्टेंट है तो बड़ी बातों की कीमत क्या होगी? जवाब अभी नहीं आता और शायद अभी आना भी नहीं चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर सोया हुआ नहीं लग रहा था। स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी जमीन पर लंबी परछाइयां बना रही थी, ऐसी परछाइयां जो चलती नहीं, बस मौजूद रहती हैं। क्लाइंट अपने बेड पर सीधा लेटा हुआ था, आंखें बंद, सांस नॉर्मल। कम से कम उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। नींद आने से पहले दिमाग का जो हिस्सा चुप होता है वो आज अनयूजुअली लाउड था। अजीब फीवर, सीजनल, बस कोइंसिडेंस होगा। उसने खुद को ये वर्ड्स रिपीट करते हुए पकड़ लिया और तब उसे समझ आया, जब तुम किसी चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब तुम खुद कन्विंस्ड नहीं हो। वो साइड में पलट जाता है, बेड थोड़ा सा आवाज़ करता है, वो रुक जाता है। इस घर में आवाज़ें काउंट होती हैं, हर एक्स्ट्रा साउंड एक क्वेश्चन बन सकता है। क्लाइंट धीरे से उठकर बैठ जाता है, फीट ज़मीन पर रखते हुए भी ध्यान रखता है कि कोई अननेसेसरी नॉइज़ ना हो। ड्रॉअर उसके सामने है, वही ड्रॉअर जिसमें नोटबुक रखी है। वो उसे देख रहा है जैसे ड्रॉअर नहीं, कोई सील्ड वार्निंग हो। रूल याद रखो, क्यूरियोसिटी बाद में, पर क्यूरियोसिटी भी एक मसल है। जितना ज़्यादा तुम उसे रोकते हो उतना ज़्यादा वो खींचता है। क्लाइंट ड्रॉअर खोलता है, स्लो, मेजर्ड, नोटबुक बाहर निकालता है। कवर को देखते ही उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है, ये नोटबुक नॉर्मल नहीं है और ये बात अब उसके लिए ऑब्वियस है। वो बेड पर बैठ जाता है, नोटबुक को टेबल पर रखता है, उसे खोलता नहीं, अभी नहीं। वो पहले रूम को देखता है, दरवाज़ा बंद है, लॉक नहीं, खिड़की बंद, कर्टन्स आधे खुले, नॉर्मल। वो चेयर पर बैठ जाता है, पॉस्चर रिलैक्स्ड रखता है जैसे ये सिर्फ एक नॉर्मल नोटबुक हो, और फिर वो फर्स्ट पेज खोलता है। इंक पुरानी है, हैंडराइटिंग अनइवन, जैसे लिखने वाले का हाथ स्टेबल नहीं था या शायद लिखने वाला स्टेबल नहीं था। क्लाइंट पढ़ना शुरू करता है। वर्ड्स सीधे डेंजरस नहीं लगते, पर उनका टोन रॉन्ग है, जैसे कोई अपनी सैनिटी को पेपर पर चिपका के रखने की कोशिश कर रहा हो। एक लाइन पर उसकी आंखें रुक जाती हैं। वो लाइन क्लियर है, पर मीनिंग इनकम्प्लीट है। क्लाइंट अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखता है, हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन वो उसे सरफेस पर नहीं आने देता। नोटबुक में डेट्स लिखी हैं, लेकिन सीक्वेंस परफेक्ट नहीं है। कुछ दिन स्किप हुए हैं, कुछ दिन रिपीट हुए हैं।
ये डायरी किसी रूटीन को रिकॉर्ड नहीं कर रही, ये किसी ब्रेकडाउन को ट्रैक कर रही है। उसे एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। जब भी राइटिंग ज़्यादा एराटिक होती है, उसके बाद के पेजेस में साइलेंस होता है, ब्लैंक पेजेस। क्लाइंट को समझ आता है ये ब्लैंक पेजेस एक्सीडेंटल नहीं है, ये रुकने का रिकॉर्ड है। वो नोटबुक बंद कर देता है। सडनली रूम वापस वही है, लेकिन फीलिंग बदल चुकी है। अब ये कमरा शेल्टर नहीं लग रहा, ये एक वेटिंग रूम लग रहा है। वो नोटबुक को वापस ड्रॉर में रखता है, इस बार फास्टर। दरवाज़ा बंद करता है, लॉक नहीं। फिर बेड पर बैठ जाता है। उसके दिमाग में एक सिंपल कंक्लूजन फॉर्म होता है। ये नोटबुक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ये ट्रैजेक्टरी दिखा रही है, और ट्रैजेक्टरी का एंड पॉइंट कभी अच्छा नहीं होता। क्लाइंट को पहली बार क्लियरली महसूस होता है ये सिर्फ सर्वाइवल की गेम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल की गेम है। और जो पहले लूज़ करता है वो हमेशा वही होता है जो ज़्यादा जानने की जल्दी करता है। लाइट्स बंद होती हैं, पर डार्कनेस इस बार बाहर से नहीं आती। सुबह का उजाला कमरे में आ चुका था, लेकिन क्लाइंट को ऐसा लगा जैसे रात अभी गई ही नहीं हो। आंखें खुली हुई थीं, बॉडी बेड पर थी, पर दिमाग कहीं और। नोटबुक बंद रहने के बाद भी उसके पेजेस दिमाग में खुले हुए थे। ब्लैंक पेजेस, इराटिक हैंडराइटिंग, ब्रोकन डेट्स। ये सब सपने की तरह नहीं, बल्कि एविडेंस की तरह याद आ रहा था। क्लाइंट धीरे से उठता है। आज के मूवमेंट्स और ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, जैसे कल रात ने उसे सिखा दिया हो कि हर अननेसेसरी एक्शन एक रिस्क होता है। वॉश बेसिन के पास खड़े होते हुए वो पानी को हाथ पर गिरते हुए देखता है। पानी रियल है, ठंडा है, प्रेडिक्टेबल है। ये सर्टेनिटी उसे थोड़ा सा ग्राउंडेड महसूस कराती है। मिरर के सामने खड़ा होता है। इस बार नज़र नहीं चुराता। चेहरा वही है, पर एक्सप्रेशन कल से अलग है। अब उसमें क्यूरियोसिटी कम और कैलकुलेशन ज़्यादा है। जितना पता है उतना काफ़ी है अभी के लिए। नीचे से बेंसन की आवाज़ आती है। ब्रेकफास्ट रेडी है। नॉर्मल सी फिर से नॉक करती है और क्लाइंट उसका जवाब देने के लिए रेडी है। अभी आता हूँ, वो कहता है। टोन ठीक, वॉल्यूम ठीक, सिर्फ इंटेंशन अलग है। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए वो आज ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। बेंसन का मूड, मेलिसा का फोकस, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। और अब क्लाइंट समझ चुका है नॉर्मल लगना ही एक अचीवमेंट है। मेलिसा कैजुअली बोलती है, आज स्कूल में फिर किसी को फीवर आ गया। वो सेंटेंस कैजुअली आता है, पर क्लाइंट के कानों में थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। इस बार वो रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ नोट करता है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, लेकिन प्रोसेस बाद में करेगा। ब्रेकफास्ट खत्म होता है, बेंसन निकल जाता है, मेलिसा भी। घर फिर से खाली हो जाता है। क्लाइंट कमरे में वापस आता है, ड्रॉअर को देखता है। वो खोलता नहीं, ये कॉन्शियस चॉइस है। वो चेयर पर बैठकर एक नोटबुक उठाता है, अपनी। ब्लैंक पेजेस, सेफ पेजेस। वो लिखना शुरू करता है। डेट्स, वेदर, डेली रूटीन, हर चीज़ ऑर्डिनरी। ये उसका काउंटर मेजर है। अगर कोई कभी उसकी चीज़ें देखे तो सिर्फ एक बोरिंग ज़िंदगी दिखे, और बोरिंग ज़िंदगी इस दुनिया में एक शील्ड होती है। लिखे हुए वर्ड्स नीट हैं, कंसिस्टेंट। ये राइटिंग किसी ब्रेकडाउन को ट्रैक नहीं कर रही, ये स्टेबिलिटी को मैन्युफैक्चर कर रही है। क्लाइंट रुककर पेन टेबल पर रखता है। वो खुद से साइलेंटली कहता है, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, कभी कभी रुकना ही सही जवाब होता है। खिड़की के पास जाकर वो बाहर देखता है। शहर जाग चुका है, लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, और क्लाइंट इस भीड़ के बीच अब सिर्फ एक चीज़ चाहता है, इनविजिबल रहना। पर उसे ये भी पता है ये स्टेट परमानेंट नहीं होती, रूल्स बदलते हैं, प्रेशर बढ़ता है, और जब वो दिन आएगा तो सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो जानता हो कब रुकना है। दिन का पहला हिस्सा शांत गुजरा, इतना शांत कि क्लाइंट को थोड़ा सा अनईजी लगने लगा। शांति इस दुनिया में अक्सर रिवॉर्ड नहीं होती, ये प्रेल्यूड होती है। वो लाइब्रेरी के लिए निकला था, कोट पहने हुए, स्टेप्स फेमिलियर रास्ते पर। आज उसके मूवमेंट्स में हेजिटेशन नहीं था, ना कॉन्फिडेंस था, ना फियर, बस प्रिपेयर्डनेस। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने वही रूटीन फॉलो किया, रजिस्टर, सीट, बुक्स। पर आज उसका फोकस पेजेस पर नहीं टिक रहा था, वो एनवायरनमेंट सुन रहा था। फुटस्टेप्स का रिदम, पेजेस पलटने की फ्रीक्वेंसी, किसी के खांसने का पैटर्न, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और इसी वजह से क्लाइंट अलर्ट था। उसे याद आया कैप्टन डन का प्रेजेंस, वो प्रेशर जो बिना बोले आ जाता है। आज डन यहाँ नहीं था, ये बात ऑब्वियस थी, पर क्लाइंट को लग रहा था जैसे उसकी जगह कुछ और भर रहा हो। वो एक बुक उठाता है, चर्च हिस्ट्री, सेफ टॉपिक, पब्लिकली एक्सेप्टेबल।
पेजेस के बीच उसकी नज़र एक रेफरेंस पर पड़ती है, सिर्फ एक फुटनोट, शॉर्ट, ड्राई और फिर भी ऑड। फुटनोट में लिखा है कि एक छोटी सी इंसिडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग कहकर डिसमिस कर दिया गया था। क्लाइंट पेज पलट देता है, ज़्यादा देर रुकता नहीं पर नोट कर लेता है। यही उसका स्टाइल है अब, नोटिस करना, रिएक्ट बाद में। लाइब्रेरी से निकलते वक्त उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो रुकता नहीं, बस पेस नॉर्मल रखता है। बाहर शहर थोड़ा ज़्यादा बिजी लग रहा है, लोग तेज चल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन शार्प है। क्लाइंट को लगता है जैसे शहर भी किसी बात पर रिएक्ट कर रहा हो। घर लौटकर वो कोट उतारता है। मेलिसा लिविंग रूम में है, बुक स्प्रेड किए हुए। क्लाइंट, वो कहती है, आज टीचर ने कहा कुछ जगह पे चर्च वाले लोग आए थे, किसी चीज़ की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग, एक सिंपल वर्ड पर क्लाइंट के लिए वेटी। अच्छा, वो कैजुअली पूछता है। हाँ, पता नहीं क्यों। मेलिसा शायद और बोलती, पर फिर अपना ध्यान वापस बुक्स पर ले जाती है और क्लाइंट समझ जाता है ये सिर्फ उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं है, ये शहर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो अपने कमरे में जाता है, डोर बंद करता है, लॉक नहीं। ड्रॉअर के पास खड़ा होता है, नोटबुक के बारे में सोचता है पर उसे छूता नहीं। अब उसे समझ आ चुका है, कभी कभी वर्ल्ड तुम्हें डायरेक्टली नहीं ढूंढता, वो रिपल्स के थ्रू आता है। छोटी बातें, कैजुअल मेंशंस, रूटीन डिस्टर्बेंसेस। और अगर तुम अटेंटिव हो तो तुम पहले से जान जाते हो कि कुछ आ रहा है। क्लाइंट बेड पर बैठता है, हाथ घुटनों पर। वो कोई कंक्लूजन नहीं निकालता, अभी नहीं, बस एक बात एक्सेप्ट करता है, ये दुनिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, ये ऑब्जर्व भी करती है। और जब दुनिया ऑब्जर्व करना शुरू कर दे तो सिर्फ एक ही तरीका होता है जिंदा रहने का, ऑब्जर्व बेटर।